नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, जहां हम बात करते हैं आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़े ज़रूरी मुद्दों पर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफ़र होता है, लेकिन इसे लेकर सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स और गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2 लोगों का खाना ज़रूरी होता है, तो कुछ लोग कहीं ये कहते हैं कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और कुछ मिथ्स इतने कॉमन हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं। इन गलत बातों की वजह से कई बार माँ और बेबी दोनों की हेल्थ रिस्क में पड़ सकती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से जुड़े कॉमन मिथ्स और उन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर अननोइंगली करते हैं, ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ एक हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय कर सकें। इस ज़रूरी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है क्लिनिकल हॉस्पिटल्स हैदराबाद की कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्री लक्ष्मी ब्रह्मांडम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू हफ्सा। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। सबसे पहले मैम, हम इसी सवाल से आगे बढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी का ये जो सफ़र होता है ये बहुत डेलिकेट एंड बहुत ही एक इमोशनल कनेक्शन होता है बिटवीन मदर एंड द बेबी। तो पहली बार जो माएँ बन रही हैं उनको कौन सी चीज़ों का एहतियात ऐसा रखना चाहिए सो दैट उनकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है, जो फर्स्ट कंसीव करते हैं, वो एक स्मूथ एंड हेल्दी जर्नी बन सके उनके लिए? वेरी गुड अफसा, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली प्रेगनेंसी सिर्फ मदर और चाइल्ड का ही इमोशनल बॉन्ड नहीं है, वो पूरे फैमिली का बॉन्ड होता है। जब माँ प्रेग्नेंट बनती है फर्स्ट टाइम, तो फैमिली भी, पूरा फैमिली सेलिब्रेट करता है वो प्रेगनेंसी को, जैसे माँ सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उसका सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली। तो माँ के साथ साथ ये फर्स्ट जो प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं उनके फैमिली को भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जो वो माँ जिन फेज़ों से गुजर रही है, तो उनका ख्याल भी तो फैमिली को ही रखना है। तो फैमिली शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी रेडी अलॉन्ग विद द मदर। एंड दूसरी बात यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी आती है मदर को, उनको एक डॉक्टर को चूज़ करना पड़ेगा जिनका वो उनके साथ सफ़र कर सके 9 महीने और 9 महीने के बाद भी। ऐसा नहीं कि एक महीना एक डॉक्टर को बता लिया, दूसरा महीना दूसरा डॉक्टर और तीसरा महीना तीसरे डॉक्टर को, क्योंकि जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो और वो कंटिन्यू एक डॉक्टर के साथ करते हो, तो डॉक्टर को भी पता होता है कि आपका क्या चल रहा है, अभी 9 मंथ्स में क्या क्या आप गुजर रही है, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स रही है और क्या क्या आपके इमोशंस है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ कनेक्शन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, दैट इज़ अ बॉन्ड मेड विद द पेशेंट एंड द डॉक्टर। जिसे मैं समझती हूँ कि वो एक अच्छे डॉक्टर को पहले ही चुने, जो फर्स्ट विजिट होता है उसी में आप अच्छे डॉक्टर को चुने और उनके साथ ही आपके पूरे 9 मंथ्स और पोस्ट डिलीवरी भी कंटिन्यू करें। एंड अलॉन्ग विद दैट फोलिक एसिड जो होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक छोटी सी गोली है जो आपके और आपके बेबी के जेनेटिक कंडीशंस को ठीक रखता है। छोटे छोटे कंडीशंस जिसमें ब्रेन में पानी आ जाता है कभी कभी, या थोड़े अबनॉर्मल बेबीज हो, ये छोटी टैबलेट की वजह से अवॉइड कर सकते हैं। तो हम तो ये एडवाइस देते हैं कि यू स्टार्ट द टैबलेट एटलीस्ट 2 to 3 months बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी। जी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे आपके डाइट में स्पेशली, क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड का ज़माना है जिसमें एवरीथिंग इज़ फास्ट इंक्लूडिंग योर वर्क टू योर फूड। सो फास्ट फूड अवॉइड करना, हेल्दी खाना खाना, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, नट्स एंड सीड, ये सबको इंक्लूड करना, एक डाइट प्लान बनाना। अगर आप वर्किंग मदर है तो आपके पूरे 1 वीक का डाइट प्लान आपके पास बन के रेडी रहना चाहिए कि मैं क्या बनाऊंगी नेक्स्ट डे, सो दैट आपको हर दिन उठ के ये ना सोचना पड़े कि मैं आज क्या खाऊं। जी। सो आपका डाइट पूरा रेडी रहना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दिस डाइट, मेंटल हेल्थ भी आपके ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। मेंटल हेल्थ के लिए जो वर्किंग मदर्स है या घर बैठे मॉम्स के लिए भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। या चाहे कुछ भी आप चूज़ करो जिससे आपका मेंटल स्टेबिलिटी बढ़े, या एक हॉबी हो सकता है, या फिर रिलीजियस, रोज़ रात को मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि कुरान पढ़ो थोड़ी देर, जो आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सके, या मेडिटेशन करिए, या एनी गुड म्यूज़िक जो आपके माइंड को रिलैक्सेशन देता हो, वो भी कर सकते हैं। एनीथिंग टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। दिस आर द फ्यू थिंग्स फॉर द न्यू मदर्स हु आर स्टार्टिंग, एंड फ्यू बेसिक थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट विथ। दैट मीन्स आप अपने पेशेंट्स को नॉट ओनली बॉडी हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ एंड सोल को कैसे एक बेबी के साथ कनेक्ट करना है, मदर के सोल को, उसका भी एक आइडिया देती है। करेक्ट। वेल, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि आप इतने केयर से अपने पेशेंट्स को हैंडल करती है। सी, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अस, वो सिर्फ एक पेशेंट बन के नहीं, हमारे पे पूरे ट्रस्ट के साथ आता है। एंड व्हेन अ पेशेंट टॉक्स टू अस,
वो ऐसा हो जाता है कि जो अपने फैमिली के साथ भी शेयर ना कर सके वो बातें भी हमसे शेयर करती हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका पूरा ख्याल रखें, राइट फ्रॉम आवर फिजिकल टू मेडिकल टू मेंटल हेल्थ। वी बिकम देयर कंपेनियंस थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी की जर्नी सिर्फ एक मदर या बेबी तक ही नहीं, प्रेगनेंसी की ये जो जर्नी होती है एक फीमेल के लिए, एक लेडी के लिए, फैमिली के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। साथ साथ एक डॉक्टर और वो पेशेंट के बीच भी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, जहाँ पे थ्रू आउट 9 मंथ्स जो डॉक्टर मॉनिटर करता है बेबी को, साथ ही साथ बेबी की हेल्थ के लिए जो मदर्स के लिए सजेशंस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल बिल्डअप होता है दोनों के बीच में, सो दैट उनकी प्रेगनेंसी जर्नी के साथ साथ डॉक्टर की ये जो साथ का ये जो तालमेल है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत अहम एंड इमोशनल जो है जर्नी होती है यहाँ पे। Correct. अब यहाँ पे अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो क्या हर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड सेम नंबर्स में होता है, और अल्ट्रासाउंड क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। अफसा, जब आप अल्ट्रासाउंड की बात छेड़ ही दिए तो सब लोग हमारे पास जब आते हैं, देखो पुराने ज़माने की बात अलग थे, जब तो कुछ पता नहीं था, जो चलता था, होता था, नहीं होता था तो नहीं होता था। मगर अब के ज़माने में साइंटिफिक प्रूफ और साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के बिना कुछ आगे ही नहीं बढ़ सकता जी। तो बहुत सारे मिथ्स हमारे लेडीज़ में भी ये है कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के जब फर्स्ट 1 मंथ में स्कैन नहीं करवाना चाहिए, कुछ हो जाएगा बेबी को। स्पेशली जब हम इंटरनल स्कैन बोलते हैं, वो डर जाते हैं कि इंटरनली करेंगे तो बेबी को कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। बेबी का जो हमारा जो अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है वो काफ़ी कम होता है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर द बेबी एंड द मदर। एंड ये स्कैन्स आपने जैसा पूछा है, हर प्रेगनेंसी में स्कैन्स एक ही नंबर के कभी नहीं होते। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, जो जिसके प्रेगनेंसी में कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो यूजुअली 2 to 3 या मैक्सिमम 4 स्कैन्स में 9 मंथ्स गुजर जाते हैं। उसके अलावा स्कैन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर जैसा कि हमारे 5 फिंगर्स एक नहीं है, वैसे ही हर प्रेगनेंसी एक नहीं होती, हर मदर एक नहीं होती, उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अगर मदर के थोड़े रिस्क फैक्टर्स है या मदर हाई रिस्क, हम कैटेगराइज करते हैं उनको हाई रिस्क कैटेगरी में, तो उनके लिए नंबर ऑफ़ स्कैन्स बढ़ जाते हैं। मगर कितने भी स्कैन्स कराइए, स्कैन सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 ज़्यादा स्कैन्स हो गए तो बेबी पे कुछ असर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से स्कैन मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका रेडिएशन काफ़ी कम होता है, एंड मदर को और चाइल्ड को और डॉक्टर को वो एक सेफ जोन है। जब मदर हम स्कैन करते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं, उनके अंदर जो खुशी होती है या उनके अंदर जो सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो भाई मेरा बेबी सेफ़ है, so that is really something you should appreciate. So scans are very safe, and सबके लिए स्कैन्स एक जैसा नहीं होते। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, that is what is very important. जी, यहाँ पे आपने एक और एक चीज़ मेंशन की है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब अगर हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की ही बात कर ले तो किन कैटेगरी ऑफ वुमेन में इसके रिस्क सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं? हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ प्रेगनेंसी में थोड़े जो फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जैसे मान लो कि सबको एक लेडी है जो प्रेग्नेंट हो गई विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, उसकी एज 35 से कम है, सो दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। उसको कोई कोमोबिडिटीज़ नहीं है, जैसा कि बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो हाई रिस्क कैटेगरी किसको कहते हैं? हाई रिस्क कैटेगरी कहते हैं कि अगर एक महिला जो 35 ईयर से ज़्यादा है वो प्रेग्नेंट हो गई, या जिनको पहले से ही बीपी या शुगर है, या फिर उनको थायराइड है, या ज़्यादा ही ओबिसिटी है, जिसका BMI 30 या 35 से ज़्यादा है, तो ये सब कंडीशंस विल कम इन हाई रिस्क कैटेगरी। जो जिसको पहले से ही प्रेगनेंसी पहले से ही कोई और प्रॉब्लम्स है तो उनको हाई रिस्क कैटेगरी कहा जाता है। अगर वो नॉर्मल कैटेगरी में स्टार्ट होते हैं या फिर प्रेगनेंसी में बीच में उनको बीपी डेवलप हो जाता है या जैसा कि शुगर डेवलप हो जाए, तो भी फिर उनको हम नॉर्मल कैटेगरी से लेकर हाई रिस्क कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कई बार हम ये देखते हैं कि तकरीबन लेडीज़ अगर हम ले लें, प्रेग्नेंट लेडीज़, तो कई बार बिकॉज ऑफ ओबेसिटी आप ले लीजिए या बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी उन्हें डायबिटीज़ डायग्नोस होती है। Correct. तो डायबिटीज़ यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ में जब नज़र आती है तो किन चीज़ों का ख़ास कर उन्हें ध्यान रखना चाहिए? अगर हफ्सा जैसा कि हम कहते हैं किसी का प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। जब आप एक प्रेगनेंसी के प्लानिंग में हैं, अगर आपके घर में फैक्टर्स है कि आपके मदर फादर या आपके नाना नानी या दादा दादी या आंटी, किसी को भी फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली में या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, तो आपको भी एक वो रिस्क फैक्टर रहता है कि आपको प्रेगनेंसी में भी आएगा।
तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड आपके बॉडी को आपको ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी होकर भी वो आपको अफेक्ट ना कर सके। अगर आप ओबीस है तो बिफोर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी वेट लॉस कीजिए, एक आइडियल वेट पर आइए जहाँ जिसके वजह से आपको ये एक्स्ट्रा कंडीशंस जब बीपी या शुगर की इफेक्ट ना हो। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक है तो आपका HbA1c लेस देन 6 पे मेंटेन करें। आपका रेगुलर चेकअप आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से होना चाहिए, उनसे कंसल्टेशन होना चाहिए कि आपके वैल्यूज़ ठीक है, यू आर रेडी फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। अगर आपको बीपी है तो बीपी के लिए जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं आपके कंसल्टिंग डॉक्टर से पूछिए कि वो टैबलेट्स अगर वो प्रेग्नेंट हो गए तो वही कंटिन्यू करेंगे या चेंज करेंगे, क्योंकि यूजुअली जो टैबलेट्स हम नॉन प्रेग्नेंट मदर्स को जिनको बीपी देते हैं वो हम प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि दैट माइट अफेक्ट द बेबीज़ ग्रोथ, उनके ग्रोथ पे अफेक्ट कर सकता है। तो वो सब बात आप प्रेगनेंसी से पहले ही डिस्कस करके एंड गेट योर सेल्फ रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। अगर चलिए मान लिया कि आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इमीडिएटली आपके कंसल्टिंग ऑब्स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आप हमें नहीं बताएंगे, आप सोचेंगे कि साथ वाले क्या सोचेंगे, डॉक्टर क्या सोचेंगी, देन आपको हम भी हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो जैसा कहते हैं ना कि डॉक्टर और लॉयर को सब कुछ बता देना चाहिए। यू शुड बी ओपन विद अस सो दैट वी कैन हेल्प यू हैव योर प्रेगनेंसी बेटर। एंड चीज़ अब डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, रेगुलर एक्सरसाइज, आपका कैलोरी वैल्यू जो होता है जो प्रेग्नेंट मदर्स को हम देते हैं नॉर्मल मदर्स को, उससे आपका कैलोरी वैल्यू कम होगा, तो यू शुड आपके डाइट चेंज हो जाएगा। तो यूजुअली सब ऑब्स्टेशंस के बाद डाइटिशियंस होते हैं या कभी कभी ऑब्स्टेशन ही डाइटिशियन बन जाता है, जो हम डाइट चार्ट देते हैं जिसमें आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्ब कंटेंट कम होता है, फैट कंटेंट कम होता है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जिसको आपको बार बार भूख ना लगे। तो ये सारी चेंजेस इन योर डाइट एंड फिर क्या एक्सरसाइज होता है, रेगुलर वॉकिंग, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में हैवी एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर वॉकिंग हो गया, योगा हो गया जो सेफ़ है, जिनके पास आप अच्छे योगा टीचर को, प्रेगनेंसी योगा इज़ नाउ द थिंग, सो आप प्रेगनेंसी योगा टीचर्स जो होते हैं उनके पास जाएं, रेगुलर योगा सेशंस लें, रेगुलर वॉकिंग करें। सो मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर आप करेंगे एंड वो रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये एडेड प्रॉब्लम्स जो है उनका आप आराम से टैकल कर पाएंगे। डायबिटीज़ के साथ साथ एक चीज़ है ब्लड प्रेशर। करेक्ट। यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में। अब इसके साइंस क्या है सो दैट ब्लड प्रेशर को अब समझिए हाई ब्लड प्रेशर है अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में, तो कौन से ऐसे साइंस उन्हें नोटिस करना चाहिए सो दैट उनका बीपी एक एक जो नंबर है कि ये नंबर से आगे ना बढ़े और इससे कम भी ना हो। वेरी गुड। डायबिटीज़ का बेस्ट फ्रेंड होता है हाइपरटेंशन जो साथ साथ चलता है प्रेगनेंसी में। तो हाइपरटेंशन के लिए हम जो बीपी का वैल्यू जो देखते हैं नॉर्मल मदर्स में फॉर अ गुड प्रेगनेंसी इज़ अराउंड 120/80, वो कट ऑफ पॉइंट होता है। जब 120/80 से ऊपर का जो सिस्टोलिक वैल्यू होता है अगर वो 130 हो गया और नीचे का डायस्टोलिक वैल्यू हो गया 90, तो हम भी चौकन्ना हो जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। जब हम बीपी मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को बोलते हैं, अगर पेशेंट एजुकेटेड है, खुद का ख्याल रख सकती है, तो हम घर में बीपी मशीन से एक बार हम कैलिब्रेट करेंगे वो मशीन को हमारे रीडिंग्स के साथ एंड देन उनको बोलेंगे कि मॉनिटर करके लाओ 3 टाइम का बीपी या जैसा है। वी विल गिव देम अ चार्ट वेर इन दे कैन जस्ट राइट द बीपी, मॉनिटर करके ये टाइम और ये डेट का मॉनिटरिंग करके बीपी हमको लिख के लाएंगे 2 डेज़ का। उसके साथ साथ होता है जैसे आपने पूछा साइंस एंड सिम्टम्स, नॉर्मल लेडी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसा वो समझिए अगर वो 2nd ट्राइमेस्टर दैट इज़ मोर देन 20 वीक्स है, हम उनको बुलाते हैं वेट, हमको क्या करते हैं एवरी विजिट हम वेट चेकअप करते हैं। आइडियल वेट गेन इन अ मंथ, एक महीने में होता है 1.5 to 2 kgs ऑफ वेट। समझिए उनका वेट था 64 लास्ट टाइम जब आए थे, अब उन्होंने 1 मंथ के बाद आए उनका वेट हो गया 65, तो एकदम से 4 किलो का वज़न उन्होंने पुट ऑन कर लिया। तो फिर हमको डाउट आना चाहिए कि इतना वेट क्यों पुट ऑन किया, क्या उनको बीपी आने का अंदाज़ा है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रहा है उनमें। तो वाटर लॉगिंग को कैसे पहचान पाएंगे? वाटर लॉगिंग का मेन फर्स्ट सिम्टम्स है पैरों में सूजन आना। रेगुलर वर्क करने के बावजूद भी, आप रेस्ट लेने के बावजूद भी जो आपका सूजन कम नहीं होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल साइन विच एनीबडी कैन नोटिस। सेकेंड थिंग इज थोड़ा बहुत फेस पे भी पफिनेस आना, विच इज दिस आर ऑल द विजिबल साइंस जो इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं, देखते कोई भी बता सकता है। सेकेंड वाला होता है हेडेक, क्योंकि ज़्यादा बीपी होने के वजह से हेडेक स्टार्ट हो जाता है।
अगर वो हेडेक को आप नेगलेक्ट करेंगे तो आगे जाके आपके विजन पर असर पड़ सकता है, जिसके वजह से आपके विजन ब्लरी हो जाएगी, सीधा देख नहीं पाएंगे। उसको भी आपने नेगलेक्ट कर दिया कि सोचा कि मैंने खाया नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है, नेगलेक्ट कर दिया। फिर आता है बॉडी विल गिव यू अनदर साइन, वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगी। वॉमिटिंग्स के साथ साथ आपको चेस्ट में पेन होगा, ओके ना। अगर ये सब भी आपने नज़रअंदाज कर दिया, घर ही बैठे हो, तो लास्ट वार्निंग साइन जो बॉडी देगा वो है एपिलेप्सी, और जैसा कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं फिट्स। सो दैट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर एनीबडी टू हैंडल, इवन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर। तो इनिशियल साइंस जब हम पहचान पाएंगे, जब वो पेशेंट रियलाइज़ करता है कि मेरे में लास्ट मंथ से ये मंथ कुछ चेंज अलग है, मैं थोड़ा ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, मैंने कुछ, मेरे को कभी कभी हेडेक हो रहा है, कभी कभी मेरे पैरों में सूजन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा जब वर्किंग मदर्स को सूजन होना कॉमन है, मगर वो सूजन कम हो जाता है व्हेन यू टेक रेस्ट। ये सूजन, बीपी का जो सूजन है, कम नहीं होता, एंड जब आप दबाओगे तो वो अंदर पिलो की तरह जाएगा, एंड उसको वापस आने में टाइम लगेगा, नॉर्मल स्किन बनने में टाइम लगेगा। वो इनिशियल स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके फीट से स्टार्ट होता है एंड स्लोली वो ऊपर तक आता है, बॉडी पर भी आ जाता है। तो इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स, कभी भी आपको लगे कि हमको नॉर्मल से कुछ अलग हो रहा है, यू फील, बिकॉज बॉडी आपको हमेशा साइन देगा, बट आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर अटेंड करें, आपके डॉक्टर को जाके पूछें, ना कि नज़रअंदाज करें तो कुछ नहीं है। घर में कभी कभी क्या होता है, ओल्ड टाइमर्स जो होते हैं, कुछ नहीं होता है, सबको होता है, अभी कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी डॉक्टर के पास नहीं है। नहीं, पुराना ज़माना अलग था, आपका ज़माना अलग है, जब का फूड अलग था, आपका फूड अलग है। तो जब बॉडी आपको कुछ कहता है तो प्लीज़ सुनिए एंड आपके डॉक्टर से जाके बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक मिथ का ही सवाल उठाने वाली थी आपसे कि पुराने ज़माने में, जैसा आपने बोला है, से सबसे पहला वार्निंग साइन बॉडी ये देती है कि आपके बॉडी में एक पफीनेस आती है, एकदम से ओवरवेट हो जाते हैं आप। यहाँ पे एक कॉमन मिथ जो आज के ज़माने में भी फॉलो करते हैं लोग, ये सोचते हैं कि जो मिडनाइट क्रेविंग्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को चटपटा खाने के या मीठा खाने के, तो कई बार हम देखते हैं कि सोसाइटी नॉर्म्स के चलते ये बातें आती है कि तुम्हारे क्रेविंग्स के चलते तुम्हारा वेट पुट ऑन हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। तुम अपने क्रेविंग्स कम करो यहाँ पे, एंड इनिशियली उनका खाना स्टॉप करवा देते हैं। करेक्ट। तो ये साइंस को ऐसे भी इग्नोर किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्रेविंग्स जब आते हैं, जब आपके एक्चुअली आप देखो तो हर एक क्रेविंग का एक डेफिशिएंसी होता है, राइट। अगर आपको स्वीट खाने की बहुत इच्छा हो रही है कि आफ्टर आपका लंच को स्वीट, दैट मीन्स योर प्रोटीन कंटेंट इन योर फूड वाज लेस, ओके। तो ऐसा हर एक चीज़ का क्रेविंग का आपका फूड में डेफिशिएंसी पता होना चाहिए। व्हेन आपको अगर वो डेफिशिएंसी पता है, आपने उसको फिलअप किया, तो क्रेविंग तो होगी नहीं। फिर भी आपको नाइट क्रेविंग हो तो कितना खाओगे तो एक, अगर आपको समझ ही लो कि कभी क्रेविंग हुआ कि मुझे स्वीट खाना है, कितना स्वीट, एक कलाकंद खाओगी, एक मीठा खाओगे, उससे तो 3 किलो वजन नहीं बढ़ जाएगा, है ना। तो आपके खाने के, और अब जितना भी खाओगे, आप रेगुलर से ज़्यादा भी खाना चाह रही हो, तो वो भी एक साइन है कि आपका बॉडी क्यों चाह रहा है कि आप ज़्यादा खाएं। वो भी एक साइन है कि क्यों आपको इतना क्रेविंग हो रहा है, क्यों मुझे चाह रहा है कि आई मस्ट ऑलवेज फील हंग्री, वाई। सो दैट इज़ अगेन अ साइन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ का फर्स्ट साइन होता है हाइपर खाना, जो हमेशा खाना, हमेशा भूख लगना, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन। So our bodies are very clever. They will tell you that there is some problem. हमको बस उसके नज़रअंदाज ना करके डॉक्टर के पास जाकर डिस्कस करेंगे तो आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे मैम ने भी बोला है कि ओल्ड स्कूल जनरेशन ये समझती है कि हमारे जनरेशन में भी हमने ये सब चीज़ें झेली है, अब तुम भी झेलो। एक चीज़ ये है कि 90s के जो लोग थे, उनके खाने पीने में हेल्दी चीज़ें, जो प्रोटीन्स थे, जो मिनरल्स थे, वो सारे भरपूर थे, क्योंकि वो टाइम पे खाना बहुत फ्रेश रहता था। एंड आज के ज़माने में पीपल आर मोर रिलाइंग ऑन फास्ट फूड्स, या नहीं तो वो टेट्रा पैक्स वाले फूड्स, पैकेट फूड्स, आलू एंड चिप्स, जो आलू चिप्स हम खाते हैं, सब चीज़ों पे हम रिलाई करने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड केपेबल इनफ नहीं होती है जितनी हमारे पिछले ज़माने के लोगों की होती है। तो एक चीज़ ही समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी, आज की जनरेशन की ये जो बॉडी टाइप्स है हर किसी के, वो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन हु हैज़ पास द फेज दैट यू आर गोइंग थ्रू नाउ। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है आप लोग को समझना कि एक से एक छोटी सी छोटी साइन भी अगर आपकी बॉडी में आपको फील हो रहा है तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। करेक्ट। बिकॉज इग्नोरेंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सबब भी बन सकती है। कोई
प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हो रहा है, वो बता देगी कि ये नॉर्मल है कि कुछ और प्रॉब्लम है। राइट, इट इज़ जस्ट अ विजिट। सही। अब सबसे आखिर में जो लेडीज़ कंसीव कर लेती हैं पोस्ट डिलीवरी जब होती है, तो पोस्ट डिलीवरी वाली लेडीज़ के लिए भी कई सारे ऐसे मिथ्स मौजूद है सोसाइटी में, कई सारे ऐसे मिस्टेक्स है जो वो लोग भी फॉलो करते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमने अभी पेशेंट को डिलीवर कर दिया, एवरीबडी इज़ हैप्पी, बेबी को ले लिया, घर जा रहे, वो सोचते हैं कि यहाँ का प्रेगनेंसी ख़त्म। नहीं, प्रेगनेंसी का दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लोगों की है, मदर की एंड बेबी का भी। पोस्ट डिलीवरी पहले ये मिथ है कि जो डिलीवरी के इमीडिएटली जो मिल्क आता है वो बेबी को नहीं पिलाना चाहिए। नो, वो मिल्क को, जो येलो कलर का फर्स्ट मिल्क जो होता है, वो बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एसेंशियल फैट्स, इम्यूनिटी सब वही मिल्क से आता है। वो मिल्क पिलाने से बेबी स्ट्रांग होता है। एंड ब्रेस्ट मिल्क मदर के बेबी के लिए फर्स्ट 6 आवर्स में मिल्क देना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो लैचिंग कर पाए। जो बेबी और मदर का बॉन्डिंग होता है, अगर आप फर्स्ट 6 आवर्स में बना पाओगे तो दैट इज़ आपका लैचिंग प्रॉपर होगा, आपका बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा एंड आपका बेबी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड ब्रेस्ट फीडिंग का और एक भी मिथ है कि बेबी को सिर्फ ये टाइम पे दूध देना चाहिए। नहीं, हम कहते हैं कि बेबी को डिमांड फीड करना चाहिए। जब भी बेबी को भूख लगेगा, जब भी बेबी पूछेगा, जब आपको फीड करना चाहिए। एंड एक ब्रेस्ट पूरा फीड करने के बाद ही दूसरे ब्रेस्ट पे लगाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जब आप ब्रेस्ट पे लगाते हो तो सिर्फ वाटर कंटेंट आता है, हैवी फैट कंटेंट बाद में आता है, तो इसीलिए दोनों ब्रेस्ट को एक साथ नहीं, एक के बाद एक फिल करना चाहिए। Well, thank you so much ma'am for being here with us today and जितनी सिंपल तरीके से आपने ये बात समझाई है कि प्रेगनेंसी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी हो सकती है। Correct. एंड इसको कॉम्प्लिकेटेड हम ही बनाते हैं, जहाँ पे हम बॉडी साइंस को इग्नोर कर देते हैं एंड तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं किसी चीज़ पे। वेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आ जाए एंड इतने अच्छे से हमें हर चीज़ एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू हफ्सा फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सही जानकारी और प्रॉपर केयर इस सफ़र को और भी सेफ और हेल्दी बना देती है। मिथ्स पर भरोसा करने के बजाय डॉक्टर की सलाह, बैलेंस डाइट, रेगुलर चेकअप्स और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए अपनी बॉडी के सिग्नल समझना और टाइमली मेडिकल गाइडेंस लेना ही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। इसी तरह सही हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हेल्थ और हम के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।